नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। केंद्र कराएगी सिलक्या टनल का सेफ्टी ऑडिट। टनल का डंपिंग जोन आबादी क्षेत्र के लिए बन रहा है खतरा। मजगांव और सोंदगांव के पास बना है डंपिंग जोन। बता दें, सिलक्या टनल के बाहर बड़ा पुलिस का पहरा। राज्य भर में ऐसी परियोजनाओं का होगा रिव्यू। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्र कराएगी अब सिक्योरिटी ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट। टनल का डंपिंग जोन आबादी के क्षेत्र में बढ़ रहा है। मजगांव और सोंदगांव के पास बना है डंपिंग जोन। तो महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ी हुई है। आपको बता रहे हैं कि सिलक्या टनल के बाहर बड़ा है पुलिस का पहरा और ऐसे में बड़ा हादसा हुआ था सिलक्या टनल में। हालांकि 17 दिन की मशक्कत के बाद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन प्रशासन अब कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। इसलिए लगातार कार्य जो है इस संदर्भ में, सिक्योरिटी के संदर्भ में, वो आगे बढ़ाया जा रहा है। हर एक बारीकी का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे लोगों के ऊपर मुसीबत ना हो। खासकर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो श्रमिक लगातार काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई परेशानी ना हो, उनकी जान का खतरा ना हो। इसलिए लगातार अब एक के बाद एक कदम प्रशासन द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। तो केंद्र कराएगी सिलक्या टनल का सेफ्टी ऑडिट। राज्य भर में ऐसी परियोजनाओं का अब रिव्यू होने जा रहा है। टनल का डंपिंग जोन आबादी क्षेत्र के लिए धीरे धीरे खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। मजगांव और सोंदगांव के पास बना है डंपिंग जोन। केंद्र कराएगी सिलक्या टनल का सेफ्टी ऑडिट। टनल का डंपिंग जोन आबादी क्षेत्र के लिए बन रहा है खतरा। राज्य भर में ऐसी परियोजना का रिव्यू होने जा रहा है। मजगांव और सोंदगांव के पास बना है डंपिंग जोन। सिलक्या टनल के बाहर पुलिस का पहरा जो है अब वो बढ़ चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस लगातार कार्य कर रही है। राज्य भर में ऐसी परियोजना का अब रिव्यू होने जा रहा है, ताकि नजर बनाए रखे और कोई भी ऐसा अगर खतरा नजर आए तो तुरंत कार्य को रोका जा सके और सेफ्टी के संदर्भ में आगे बढ़ा जा सके। अभी कैंथुरा चारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, अब सिक्योरिटी और सेफ्टी के संदर्भ में लगातार कार्य हो रहा है, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। बिल्कुल, आप ये समझा जा सकते हैं कि राज्य सरकार जो लगातार जो प्रयास यहाँ पर कर रही थी, जिस दिशा में यहाँ पर काम हो रहे थे, उस दिशा में सेफ्टी पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। राज्य में जो 2-3 परियोजनाएं इस समय है, उन परियोजनाओं में किस प्रकार से सुरक्षा के मानक किए जा सकते, ताकि सुरक्षा किसी प्रकार चूक ना हो, उसको लेकर अब राज्य सरकार आगे काम कर रही है। कोशिश यही है राज्य सरकार की लगातार जो परियोजनाएं यहाँ पर चल रही, विकास का खाका तैयार हो सकता है, उन परियोजना के माध्यम से कैसे बातचीत हो सकती है, कैसे सुरक्षा के मानक यहाँ पर तय हो सकता है, उनको लेकर मुख्यमंत्री हमें पहले ही यहाँ पर संकेत दे चुके हैं कि राज्य में जिस प्रकार की परियोजना यहाँ पर संचालित है, चाहे वो टनल से रिलेटेड हो, सुरक्षा से रिलेटेड हो, उन सभी का रिव्यू यहाँ पर किया जाएगा। और सिलक्या का जो हादसा था, उस हादसे के बाद यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय की तरफ से भी ऐसे सेफ्टी पॉइंट के लिए सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल। और क्या क्या ऐसे काम है जो कि अब देखने को मिल रहे हैं इस बड़े एक्सीडेंट के बाद अब है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी सिलक्या टनल का जो हादसा हुआ था, सिलक्या टनल के हादसे के बाद से अब वहां पर पुलिस की एक अस्थायी चौकी वहां पर स्थापित कर दी गई है। पुलिस की जो गश्त है उसे बढ़ा दी गई है। पुलिस के 15 सिपाही इस समय वहां पर सुरक्षा करते तैनात हो रहे, ताकि किसी भी प्रकार से जो वहां पर जो काम हो रहा था, जिसके चलते हादसा हुआ था, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो। इसलिए लगातार अब राज्य सरकार प्रयास कर रही है और अब जैसे ही इन सब चीजों की जांच यहाँ पर होगी, उन जांच को लेकर अब राज्य सरकार आगे काम करेगी और
जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राज्य सरकार का यही गई है कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा के कारणों पर, सुरक्षा के मानकों पर, इन सब चीजों का यहाँ पर कह सकते हैं उसके साथ खिलवाड़ ना हो। जी, डंपिंग जोन भी बनाया जा रहा है कई क्षेत्रों में। बिल्कुल, यह अभी चिलकारा के समीप ही, यानी जो ये परियोजना अभी निर्माणाधीन है उसके समीप ही 2 गांवों के समीप ये डंपिंग जोन यहाँ पर बनाया गया है। इस डंपिंग जोन के चलते कह सकते हैं उन दोनों गांवों पर इस समय खतरा मंडाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जंगल वहां पर है उस जंगल के कई हरे पेड़ इस समय टूट चुके हैं उस डंपिंग जोन के चलते। और गाँव के लगातार मांग यही है कि जो डंपिंग जोन आगे बढ़ रहा है वो आने वाले दिनों में और आगे ना बढ़े, बल्कि उसका निस्तारण वहां पर ही कर दिया जाए, ताकि उन गांवों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि डंपिंग जोन बनने से उस क्षेत्र का जो कह सकते हैं कि जो संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन, वो वहां पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, अभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो केंद्र कराएगी सिलकारा टनल का सेफ्टी ऑडिट और ऐसे में डंपिंग जोन आबादी क्षेत्र के लिए जो खतरा बन रहा है अब कैसे उस तरीके से निपटा जाए, इसमें भी लगातार कार्य करने को देखने को मिल रहा है। और ऐसे में बता दें कि जो पिछले दिनों हादसा हुआ था उससे अब सबक सीखा जा रहा है और यह हादसे को दोबारा दोहराया ना जाए, इसलिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। और सिलकारा में 17 दिनों से फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने पर मसूरी के श्रमिक संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले सभी सुरक्षा बलों और मजदूरों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर श्रमिक संगठनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और भाजपा सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाकर मिठाई वितरित कर खुशी मनाई। सबसे पहले तो मैं उस ईश्वर का जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, जिन्होंने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं परमात्मा को कि कभी ऐसा हादसा दोबारा ना हो, क्योंकि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शायद ही कभी भारत में हुआ हो और वो भी सफल। और उसका सारा श्रेय जाता है पहले तो ईश्वर को है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो कि लगातार मिनट टू मिनट इस पे नजर बनाए हुए थे, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और उनकी टीम, जिन्होंने वहां पर कैंप किया। शायद ही ऐसा मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश में हो जिसने कि खाना पीना अपना अस्थायी ऑफिस भी वही बना दिया था, इतनी चिंता उन मजदूरों की। प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, यही नहीं पीओनओ भी पूरी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहा था। और यही नहीं तो आपने देखा होगा कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा जी थे वो भी लगातार वहां पर थे, केंद्रीय मंत्री वहां पर थे। और मैं आज सभी लोग पूरे देश जो है इससे जो है खुश है कि जिस तरह से जो है 41 मजदूर, वो बहुत बड़ा, मुझे लगता है दुनिया का बहुत बड़ा रेस्क्यू अभियान रहा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उनके लगातार प्रयासों से, यही नहीं जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रही और अन्य जो एजेंसीज जिन्होंने लगातार इसमें काम किया। और यही नहीं जो आपने देखा होगा कि जिस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी, उसके बाद जिस तरह से जो है उनके द्वारा झांसी से जो है जो रैट डिगिंग का काम करते थे वो लोग आए, उन्होंने लास्ट क्षण तक इसको। और राज्यों के नगर निकायों में प्रशासक कल से संभालने के कामकाज। प्रदेश के 84 नगर निकायों में कल से निर्वाचित बोर्ड की जगह प्रशासक संभालने के कामकाज। निकायों में निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने निकायों में जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए थे। आदेश जारी होने के बाद अब जिलाधिकारी निकायों में एसडीएम के माध्यम से संभालेंगे कामकाज। एक्ट के अनुसार प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम 6 माह ही हो सकता है। आदेश में फिलहाल प्रशासकों को नहीं दी गई है वित्तीय शक्तियां। तो नगर निगम के चुनाव नहीं हो पाए थे और ऐसे में आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। बता दें कि अब
कार्यकाल जो है दूसरे के हाथ में सौंप दिया गया है और ऐसे में वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई है। प्रशासक जो कार्यभार संभालने जा रहे हैं उनको वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई है और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये कार्य किस तरीके से चलेगा, इस पे मंथन किया जाए, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे थे, बीच में हमने देखा था। और अब जो है इसको लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आगे कार्यकाल कैसे चलेगा। अभय कैंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, आज कार्यकाल खत्म हो रहा है नगर निगम का, आगे क्या कुछ होना बाकी है? ये कह सकता है कि प्रदेश की जो 84 नगर निकाय हैं उन सभी में आज जो प्रशासनिक जो कामकाज चल रहा था उसका कल आज समाप्त हो रहा है। कल से नगर निकायों में प्रशासक अपना कामकाज संभालेंगे, शासन की तरफ से प्रशासन को नियुक्त कर दिया जाएगा और लगातार ये कह सकते हैं कि अगले 3 से 6 महीने का जो होगा वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। जब तक आयोग की तरफ से सभी प्रक्रियाएं चुनाव की सभी प्रक्रिया नहीं की जाती तो ये निकाल तब तक प्रशासक की तरफ से जाएगा। ये प्रशासक एसडीएम अधिकारी होंगे, एसडीएम स्तर के अधिकारी यहाँ पर होंगे और लगातार ये कह सकते हैं कि निकायों के चुनावों को लेकर जो सियासत है वो भी तरफ होती रही है। एक दूसरे सियासी दल आरोप लगाते आए हैं और ऐसे में जब आज निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, आज आखिरी दिन निकायों का कार्यकाल का है, तो इसके बाद ये कह सकते हैं कि प्रदेश के भीतर निकायों चुनाव को लेकर सियासी रण होगा और तेज होता हुआ नजर आएगा। जी पर सवाल तो ये भी उठ रहा था ना अभी कि इतना वक्त क्यों लगा है चुनाव को लेकर? ये कह सकते हैं कि आयोग की तरफ से जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में थोड़ी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रही है। जो आरक्षण का जो रोस्टर जारी होना था, खासतौर पर ओबीसी का जो रोस्टर जारी होना था वो अभी इसकी प्रक्रिया यहाँ पर गतिमान है। राज्य में कुछ नई नगर निकायां यहाँ पर बनी है, उनका जो परिसीमन जो चित्र था वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, परिसीमन तय नहीं हो पाया। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो मतदाता सूची थी उस मतदाता सूची का इसमें रिव्यू यहाँ पर चल रहा है, यानी आखिरी फाइनल जो मतदाता सूची है वो अभी तक जारी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इन आधी अधूरी तैयारियों के साथ आयोग की तरफ से इस चुनाव की जो घोषणा थी उसको करने में यहाँ पर देरी की गई है। और जब कार्यकाल आज पूरा हो रहा है निकायों में तो फिर ऐसे में प्रशासन की तरफ से प्रशासकों को कल से इन सब चीजों की निकायों की जिम्मेदारी दी जाएगी और प्रशासक ही निकायों का इस समय कल से आने वाले दिनों तक कामकाज यहाँ पर संभालेंगे। जी, प्रशासक को कामकाज दे दिया गया है लेकिन वित्तीय शक्तियां उनको प्रदान नहीं की गई है। अभी बिल्कुल इसमें यह समझ सकते हैं कि जो रूटीन के जो कार्य हैं निकायों में उन सभी कार्यों को प्रशासक की तरफ से किया जाएगा, यानी प्रशासन की तरफ से उन रूटीन कामों को किया जाएगा जो अभी तक वर्तमान में चल रहे थे। कोई नई घोषणा वहां पर नहीं होगी, किसी प्रकार के नए टेंडर्स या फिर इस तरह के कोई जो विकास कामों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जिनकी घोषणाएं अक्सर राजनीतिक दल क्या करते हैं या जो निकायों का जो बोर्ड होता है वो क्या करता है, वो सब चीजों पर विराम यहाँ पर लग जाएगा। प्रशासक की तरफ से सिर्फ कार्यों का निर्वहन यहाँ पर सुचारू रूप से किया जाएगा, यानी रूटीन के जो कार्य हैं निकायों के वो सब यहाँ पर होते रहेंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे थे उन आरोपों पर ये कहा जा सकता है कि इस समय सत्ता पक्ष घिरता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो अगर इस बीच किसी को कोई परेशानी हुई तो शिकायत किससे की जा सकती है और क्या समाधान उस दौरान देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, ये समझ सकते हैं कि जो प्रशासक यहाँ पर नियुक्त होंगे उनके पास रूटीन के कार्यों के साथ साथ उन सभी समस्याओं के निदान का प्रक्रिया यहाँ पर होगी, यानी जो रूटीन के जो काम चल रहे थे अगर उन कार्यों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान आता है, कोई शिकायत होती है तो उसका त्वरित समाधान यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर निकाय स्तर पर उन सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो शासन स्तर पर उसकी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके कार्य यहाँ पर होंगे। इसके अलावा अगर इन सब चीजों पर भी ये कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है तो फिर जो शिकायत करता है या सियासी दल है वो इन सब चीजों को लेकर आयोग के समक्ष जाते हैं, जिस पर आयोग। जी, तो क्या लगता है भैया आगे आने वाले दिनों में कब तक चुनाव संभव है? बिल्कुल, अभी यह समझा जा सकता है कि निकायों का जो कार्यक्रम आज समाप्त हो रहा है, कल से प्रशासन के बाद प्रदेश में निकाय चुनावों की घोषणा होती है और इन निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही जो निकायों के जो रण होगा, चुनाव का जो रण होगा वो भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से निकायों में अभी का जो कामकाज रहा है ऐसे में समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लिए बड़ी धीमी रफ्तार ये रही है और
जो जिसका आरोप विपक्ष यहाँ पर लगाता था, वो आरोप इस समय ये कह सकता है कि सच साबित हो रहा है। सत्ता पक्ष के लिए जिस समय चिंता का जो विषय है वो यही है कि तय समय पर आयोग की तरफ से जो तैयारियां की जानी थी वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6वें वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूर्व एडमिरल डीके जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के साथ ही इस वैश्विक सम्मेलन में पहुंचकर दुनिया भर से आए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस 4 दिवसीय विश्व स्तरीय सम्मेलन को सीएम धामी ने बहुत उपयोगी बताया। मुख्यमंत्री ने छात्रों, संस्थान से जुड़े लोगों तथा सम्मेलन के प्रतिभागी विभिन्न लोगों के साथ दैनिक जीवन में पर्यावरण प्रभावों के प्रति समाज में जन जागरूकता के प्रयासों से संबंधित शपथ ली। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की अध्यक्षता में रेलवे से संबंधित मुद्दों के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने डिविजनल रेलवे मैनेजर मुरादाबाद राजकुमार सिंह के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने रेलवे एवं उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को सकारात्मक रुख अपनाते हुए दोनों ओर आ रही समस्याओं को लगातार बैठकें आयोजित कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने रेलवे को हरावाला रेलवे स्टेशन को 24 कोच टर्मिनल बनाए जाने को लेकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है समाधान के लिए जो समस्या निकल के सामने आ रही है उसको किस तरीके से निस्तारण उसका किया जाए, ये काफी अहम हो जाता है। तो मुख्य सचिव द्वारा लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है और जो हित में काम है उसको लेकर भी लगातार किए जा रही है। तो बता दें कि रेलवे से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। सचिवालय में मुख्य सचिव ने बैठक भी की है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। आईएमए पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। 9 दिसंबर को परेड होगी आयोजित। बता दें कि पीओपी के लिए आईएमए ने शुरू की हैं तैयारियां। परेड के चलते 5 दिन डाइवर्ट रहेंगे रूट। पुलिस ने रूट डाइवर्सन प्लान किया है जारी। रिहर्सल के दौरान जारी रहेगा डाइवर्सन। तो महत्वपूर्ण जानकारी, 9 दिसंबर को होना है परेड का आयोजन और ऐसे में पीओपी के लिए आईएमए ने ये पासिंग आउट परेड का आयोजन किया है। आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। 9 दिसंबर को होना है परेड का आयोजन। बता दें 9 दिसंबर की तारीख है जब परेड का आयोजन होना है। आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। 9 दिसंबर को ये पासिंग आउट परेड होगा। उत्तराखंड पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई घटना को अपनी प्राथमिकताओं में जगह दी है, जिसका आने वाले दिनों में खुलासा किया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि अभी एक निश्चित समय बताना कि कब खुलासा होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पुलिस की जांच टीमें सही दिशा में है और जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के दिन राजधानी दून में रिलायंस ज्वेलरी के शोरूम में करोड़ों की लूट हुई थी, जिसका अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। देखिए, हम इसको बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं। मेरा मानना यह है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं अपने टाइम में। आप शायद उस समय जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा, एक अंग्रेज सिंह नाम के का दुर्दांत अपराधी पहले चैलेंज देके हम लोगों को नवंबर 2006 में वो भागा था और 5 हमारी राइफल्स लूट के भागा था। और मतलब बहुत बड़ा चुनौती थी, मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मतलब एक तरह से प्रोफेशनल रूप से तमाचा था हम सबके उस पर कि भाई चैलेंज देके इस तरह से भाग गया। हमें 6 महीने लगे थे उसको पकड़ने में क्या उसका मतलब फाइनली उसका एनकाउंटर हुआ था नागपुर में जाके,
और हमने 5 राइफल्स भी अपनी सकुशल बरामद की जो हमसे लूट के ले गए थे। खबर देहरादून से, जहां ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग को रोकने के लिए परिवहन विभाग लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने इसको एक अभियान के रूप में चलाया है। इस अभियान के तहत ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर वाहन चालक का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा रहा है। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने देहरादून हरिद्वार मार्ग पर ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। इस दौरान परिवहन विभाग ने स्पीड राडार गन की मदद से करीब 76 वाहनों के चालान किए। स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग पे नियंत्रण रहे। ओवर स्पीडिंग, जैसा आपको पता है, 50% से अधिक जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें दुर्घटना का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग पाया जा रहा है। तो इस पे हम फोकस कर रहे हैं, एक अभियान के रूप में इसको हम लोग ले रहे हैं। और मेरी चेतावनी भी है या अनुरोध भी आप मान सकते हैं इसको है कि जो लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उससे बाज आए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून हरिद्वार मार्ग पे एक अभियान चलाया था ओवर स्पीडिंग का। इसमें 2 टीमें हमारी लगी हुई थी और लगभग 76 चालान हमने किए हैं ओवर स्पीडिंग पे गाड़ियों की। और देहरादून में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खातों से ऑनलाइन ठगी कर उड़ाई गई 90,563 रुपए की रकम साइबर सेल देहरादून ने रिकवर कर लौटा दिया। साइबर ठगी के शिकार हुए व्यक्ति के खाते से उड़ाए गए पैसे को लौटाकर दून पुलिस ने लोगों से अपील की है और कहा है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर अपनी शिकायत नजदीकी थाने अथवा साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर या वेबसाइट पर दर्ज कराएं। साथ ही कहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के कॉल और मैसेज से सावधान रहे, किसी से अपना पासवर्ड, OTP, CVV शेयर ना करें, रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें जैसी तमाम सावधानियां बरतने की अपील की है। खबर देहरादून से है, जहां 1990 बैच की वरिष्ठ IAS अफसर मनीषा पवार ने VRS मांगा है। स्वास्थ्य कारणों के चलते VRS मांगा गया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इसकी पुष्टि की है। आपको बताते चले कि अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार बीते लंबे समय से बीमार चल रही है। वहीं उत्तराखंड की नौकरशाही में वरिष्ठता के क्रम में वो तीसरे नंबर पर आती है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका VRS जल्द मंजूर हो सकता है। रामनगर की ग्राम सभा जस्सा गांजा के ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने रामनगर ब्लॉक के BDO पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वीडियो की वजह से मैं अपनी ग्राम पंचायत में कार्य नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि कोई भी योजना को पास नहीं कर रहे। बता दें कि रामनगर के जस्सा गांजा क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग उपस्थिति के कर्मचारियों के साथ ही कुछ अधिकारी भी शामिल रहे, जिसमें पानी के बिलों को लेकर ग्रामीणों में रोष दिखा। ग्रामीणों का कहना था कि उसके पानी के बिल बढ़कर आए हैं। मौके पर मौजूद जल संस्था के अधिकारियों ने कहा है कि वो इन जिलों की जांच करवाकर आगे की कार्रवाई करेंगे। के हिसाब से ज़्यादा तो है ही, 294-95 रुपये महीने का पानी का बिल प्रत्येक परिवार का इस तरीके से आ रहा है। पहले क्या होता था, ये ग्राम पंचायत में ही जाता था, 70 रुपये प्रति परिवार होता था। तो आप बढ़ा के उसको 100, 110, 150 कर दीजिए। सीधे 300 रुपये का बिल ग्रामीण लोगों के लिए स्थिति के हिसाब से देखते हुए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बाज़ार का कमर्शियल काइंड ऑफ बिल आ रहा है कि बाज़ार के जो घर होते हैं उनके कंपैरिजन में आ रहा है जल संस्थान से। वित्तीय वर्ष 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मनरेगा योजना के तहत लगभग 8 प्रोजेक्ट इनके वहाँ दिए गए हैं। और इस बार जो 23-24 में इसमें 7 प्रोजेक्ट का स्वीकृत हुए हैं और एक निकासी नाली हमने यहाँ स्वीकृत कर रखी है, लेकिन इसमें अभी इनके द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया है। इसमें न्यू इन्होंने आवेदन दिया गया है और एक कार्य है इनके वहाँ ऑनगोइंग चल रहा है। रामनगर के ग्राम ठिकुली क्षेत्र में स्थित टाइगर कैंप रिजॉर्ट में बिना अनुमति के अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। रिजॉर्ट में छापा मारकर शराब की बोतल व गिलास बरामद करने के साथ ही रिजॉर्ट की मैनेजर और जनरल मैनेजर को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया और कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। तो वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। जैसा कि ये आपने क्वेश्चन किया है, इसमें एक वहाँ सूचना मिली थी कि शोर शराबा हो रहा है। इस सूचना पे जो है पुलिस गई
तो वहाँ देखा कि शादी का प्रोग्राम चल रहा था, इसमें शराब परोसी जा रही थी, शराब पी रहे थे लोग, जिसका लाइसेंस तलब किया गया तो वो लाइसेंस दिखाने में कासिर रहे। चूँकि मामला बिना लाइसेंस के शराब पिलाने का था तो इन लोगों को जो है मौके पर गिरफ्तार किया गया 60/21 एक्साइज एक्ट में इनका चालान कर और आज इन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।